हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन देखा। इस लेक्चर में हम और उसके कॉन्सेप्ट्स को आगे ले जाते हुए पढ़ेंगे कि भाई ग्रेविटेशन में और क्या क्या डेवलपमेंट है। हमने देख लिया था ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है Gm1m2/r², जहाँ पर m1m2 होता है मास ऑफ बॉडीज़ और r² होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। तो अगर मैं हूँ और मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, क्या हम दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? हाँ, हमारे बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो हमें कभी ऐसा फील क्यों नहीं होता है कि भाई सामने कोई खड़ा है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो इसलिए फील नहीं होता क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत कम रहता है, राइट। किसी भी दो बॉडीज़ के बीच का जो हम आसपास हमारी बॉडीज़ हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उसका कोई इफेक्ट फील नहीं होता है, राइट। तो इसलिए हमें लगता नहीं, बाकी वो फोर्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। मूविंग ऑन, आज का जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो काफ़ी फार्मूला बेस्ड है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और फार्मूलेज जितने मैं आपको बता सकता हूँ उतने बताते जाऊँगा, ठीक है। तो हमने भाई फोर्स की बात कर ली। फोर्स के बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो करते हैं वर्क डन की। हमने मैकेनिक्स में ही देखा था, हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स को डिटेल में पढ़ा, उसके बाद हम वर्क डन पे आए। तो वर्क डन बाय पार्टिकल क्या होता है? F.dx हम पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स कोई कुछ है नहीं, है तो एक टाइप का फोर्स, तो इसके कारण जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू भी F.dx होगी, इंटीग्रेशन ऑफ F.dx, राइट। हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो हमने देखा वर्क डन में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनमें से ग्रेविटेशन को हमने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स की क्या होती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो -FDR में लिख सकता हूँ, वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, राइट। -FDR लिखिए, तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब F की जगह आप रख दो Gm1m2/r², ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन है, आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? तो अगर मैं मानूँ कि इन्फिनिटी, कोई बॉडी इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है हमारी बॉडी से, ठीक है, इन्फिनिटी से मैं उसको कुछ r डिस्टेंस तक ला रहा हूँ कि इससे डिस्टेंस इसका r ही बचे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। तो इंटीग्रेशन आप लगाओ इन्फिनिटी से r तक, लिमिट्स लगाओ इन्फिनिटी से r तक, अब इंटीग्रेट करो इन्फिनिटी से r तक। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है इन्फिनिटी पे, वो ज़ीरो मान लेते हैं हम, ठीक है। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो आप एक रेफरेंस लाइन मानते हो, ठीक है, एक रेफरेंस मानते हो, उसके रिलेटिव में लेते हो, तो हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे ज़ीरो है। ऐसा क्यों मानते हैं इन्फिनिटी पे ज़ीरो है? अगर किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? Gm1m2/r², r हो गया आपका इन्फिनिटी, तो वो फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। तो मतलब अगर बॉडी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है दूसरी सेकंड बॉडी के कारण। m2 अगर इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो m1 के कारण उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट वर्क ही नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट वर्क ही नहीं होगा तो मतलब उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो जब आप इन्फिनिटी से r तक लाते हो और आप इसको इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी टू r लिमिट रखोगे, तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r होती है -Gm1m2/r, राइट। इंटीग्रेट करोगे .dr, तो 1/r² dr तो हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, वो मैं डिफाइन आपको नहीं समझाऊंगा अभी। ये फार्मूला होता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। दो फार्मूला हो गए, एक फोर्स का फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब क्या बोलता है? सिस्टम कंटेन्स मोर देन 2 पार्टिकल्स। अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल हैं तो कैसे निकालोगे? ये तो भाई आपने दो पार्टिकल के लिए बता दिया, m1 और m2 है, अब m3 भी आ गया तो कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप पढ़ के रखो, ठीक है, उसी तरह निकालोगे कि भाई पहले इन दोनों की निकाल ली पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। आप इस तरह पेयर में जितने पेयर पॉसिबल हैं वो बना के उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। देखते हैं ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि वह सिस्टम कंटेन्स मोर देन 2 पार्टिकल्स, इट्स टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज सम ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पेयर्स। मतलब वही है, आप पेयर ले लो, इस पेयर की निकाल लो एक बार इस पेयर की निकाल लो, एक बार इस पेयर की निकाल लो, और तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता चल गया है कि कैसे निकालते हैं। अब एक और टर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? लेट्स सी।
चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको मैं V से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से करते हैं, डेल्टा U पर यूनिट मास अपॉन मास, ठीक है। दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पे कोई अर्थ है, अर्थ के थोड़ी दूर पे एक मास m रखा है, स्मॉल m कैपिटल M, आप मास का, अर्थ का मास ले लीजिए। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी हो गई है इसकी, माइनस ऑफकोर्स विद माइनस साइन। अब ये डिस्टेंस यहाँ से कुछ चेंज होके ये इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से ये r पे आया, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 माइनस GMM माइनस ऑफ, भाई नेगेटिव साइन तो पोटेंशियल एनर्जी में आता है, तो 0 माइनस GMM बाय आर, ये क्या हो गया प्लस GMM बाय आर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, GMM बाय आर। अब पर यूनिट मास से डिवाइड कर दो स्मॉल m से, तो GM बाय आर आ गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपका एक्सप्रेशन, राइट। तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट बाय मास बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल स्लोली फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी आपका, ठीक है, टू अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है, r डिस्टेंस पे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर तो वही 0 होता है, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट मास बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग पार्टिकल स्लोली फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ग्रेविटी गिवन पॉइंट। अब देखो आप इसको कैसे, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ ये F.dr से ही, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, F कितना होगा, GMM बाय आर स्क्वायर, तो यूनिट मास है, तो G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर dr, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, इन्फिनिटी से r तक, और जब इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। रेफरेंस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, हमें मालूम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वहाँ पर क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये एक्सप्रेशन मालूम है GM बाय आर। जब ये एक्सप्रेशन मालूम है तो अब आप ये एक्सप्रेशन, अब मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि भाई अगर कोई पॉइंट मास है उसके कारण आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ये पॉइंट मास है, ठीक है। इसके कारण r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, GM बाय आर, ठीक है। ये तो नॉर्मल फार्मूला है जो आपने लगा दिया है। अब मान लीजिए कोई रिंग है, इसी तरह रिंग के कारण थोड़े डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर पे, ये डिस्टेंस z है, ये डिस्टेंस x है, रिंग का जो आपका रेडियस है वो a मान लेता हूँ मैं, राइट। तो इस पॉइंट P पे इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालोगे आप, भाई आपको फॉर्मूला मालूम है, उसी तरह आप निकाल लोगे। ये छोटा सा मास dm है, इस छोटे से इस पॉइंट पे छोटा सा मास dm कंसीडर करोगे, तो g dm बाय z लोगे, g dm बाय z, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। g कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, क्योंकि x और a कांस्टेंट है, तो z कितना होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, और इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा इसका m, तो GM बाय z हो गया, ठीक है। इसी तरह अलग अलग, जैसे स्फीयर है, स्फीयर, थिन स्फीयर के कारण आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। थिन स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, अब इसको आप कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा, मैं ट्रिक बताते जाता हूँ। आप एक ऐसे रिंग कंसीडर कर लोगे, राइट। ये थिन स्फीयर है, मतलब हॉलो स्फीयर है, राइट। यहाँ पर एक ऐसी रिंग कंसीडर कर लोगे, उस रिंग के कारण आपको मालूम है GM बाय z होता है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फीयर आएगा, अगर पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर तो वो आता है GM बाय r, ठीक है। वेयर r इज, व्हाट इज r इज डिस्टेंस बिटवीन देम, GM, है ना। और अगर
जी एम बाय आर, वेयर आर इज दिस रेडियस ऑफ स्फीयर। और अगर आपका पॉइंट इसके बाहर है, स्फीयर के बाहर है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे स्फीयर के कारण होगा वो जी एम बाय आर डैश ले लो, जहाँ पर आर डैश इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट। इसी तरह और भी क्या केसेस होते हैं। सॉलिड स्फीयर का केस होता है, सॉलिड स्फीयर है मतलब सॉलिड स्फीयर, हॉलो नहीं है। तो अगर पी आउटसाइड स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस ए ले लेते हैं, वो आर और आर डैश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसकी रेडियस ए ले लेते हैं और डिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस जी एम बाय आर, जैसे हम अभी तक करके आ रहे हैं, जी एम बाय आर होगा, ठीक है। और अगर कहीं पॉइंट इनसाइड है, अंदर है, तो फिर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो होगा -3 GM अपॉन 2 A³ इंटू 3A² माइनस R², ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो ऐसे अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जितने पॉसिबल फार्मूले थे जो आपको याद करने चाहिए या बता दिए हैं। पॉइंट मास के कारण, रिंग के कारण, थिन स्फीयर के कारण और यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर के कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूले होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था ये फार्मूला बेस्ड टॉपिक है भाई। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये आ गया समझ में, कोई बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने एक दूसरी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दी, वो कैसे आई है वो भी बता दिया। फिर मैंने आपको इसका एक्सप्रेशन बता दिया। अब इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके अलग अलग शेप्स के लिए आपने निकाल लिया है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर MCQ आएगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो फार्मूला लिस्ट एक लिख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन, भाई हमने ग्रेविटेशनल फोर्स GM/r² होता है, जी कैपिटल M स्मॉल m/r² होता है, ये डिस्कस करा। लेकिन ये फोर्स लगता कैसे है, फोर्स लगने की प्रक्रिया क्या होती है, फोर्स लगने की प्रोसेस क्या होती है। भाई आप ऐसा मानते हो कि एक मास m है यहाँ पर रखा है, ये मास m क्या करता है जब प्रेजेंट होता है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट करता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है, अपने आसपास के एरिया में ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर लेता है, राइट। कुछ इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करता है ये अपने आसपास के एरिया में। जैसे सिग्नल डेवलप होता है, टावर से सिग्नल होता है ना, वैसे ही अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर लेता है। तो अब जब कोई भी बॉडी, कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, कोई दूसरी बॉडी जब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है। दिस इज़ हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड। पहले वो ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करता है और जब कोई बॉडी उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होती है उस पर फोर्स लगने लगता है। जिस तरह मोबाइल का टावर सिग्नल डेवलप करता है, और जब कोई, अगर आप कहीं दूर दराज गाँव में हो तो सिग्नल नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आप उस सिग्नल की रेंज से बाहर होते हो। जब आप उस सिग्नल की रेंज में आ जाते हो तो आपके फ़ोन में सिग्नल आने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जब कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज में आ जाती है तो उस पर फोर्स लगने लगता है। तो दिस इज़ हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इट इज़ अज्यूम दैट बॉडी ए क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ स्पेस अराउंड इट, हम देख चुके हैं, एंड इन अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन दैट फील्ड, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ये बात तो हम कर ही चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, G कैपिटल M/r²। और जब कोई स्मॉल m मास की बॉडी इस फील्ड में एंटर होती है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास जो एंटर हुआ है, ठीक है, GM/r², यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल मास हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, GM/r², वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस यू हैव टू रिमेंबर, मतलब फोर्स बाय स्मॉल मास। तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को आप ये भी बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ऑन अ यूनिट मास, ठीक है, मास से आपने डिवाइड कर दिया। अब रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलता है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो होता है ρv/ρr इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r। अब रो क्यों लिखा है और डी क्यों नहीं लिखा है, अभी तक तो हम जितना भी पढ़ते आ रहे थे उसमें डिफरेंशिएशन को dv/dr लिख रहे थे, यहाँ मैंने ρv/ρr लिखा है। तो रो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आप मैथ्स में देख ही चुके हो, कैलकुलस में नहीं देखे हो तो बता देता हूँ। अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x² प्लस xz, तो dy/dx कितना होगा या dy/dz कितना होगा, dy/dz निकालिए,
तो डी वाई बाई इसको एक और तरीके से एक और इसमें कुछ टर्म यूज़ कर लेते हैं। जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, राइट, तो मैं ऐसे निकालूंगा कि 2x प्लस जेड, राइट, कितना होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 2x प्लस जेड, अब x और z है तो इस पर चेन रूल लग जाएगा, प्लस x इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक बात है, x इंटू डी जेड बाई डी एक्स ये हो जाएगा। लेकिन अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड का, इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ मतलब रो वी बाई रो एक्स रो वाई बाई रो एक्स निकाल रहा हूँ, तो x को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को मैं कांस्टेंट मान लूँगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस जेड। इसके आगे वाला जो टर्म था वो उसमें कंसीडर नहीं होगा क्योंकि z मेरे हिसाब से कांस्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर r के रिस्पेक्ट में है तो r को छोड़ के बाकी सारे टर्म कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट पार्शियल डिफरेंशिएशन इज। तो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और पोटेंशियल होता है रो वी बाई रो आर इज इक्वल्स टू ई आर। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अलग अलग फार्मूले पढ़े थे, ठीक है, कि पॉइंट मास के कारण जी एम बाई आर होता है, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के भी होते हैं। पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट मास के कारण होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब रिंग के कारण क्या होगी, रिंग के कारण आपने कोशिश करो, मैं फिर से डेरिवेशन अब नहीं बता सकता हूँ। रिंग के कारण अगर रिंग है, ठीक है, ए इसका वो है और आर डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो इस पॉइंट पे रिंग के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो होगी जी एम स्मॉल आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। दिस इज ड्यू टू रिंग। इसी तरह आप यूनिफॉर्म डिस्क के कारण निकाल सकते हो। रिंग तो क्या होती है, मतलब थिन रिंग है, हॉलो है, डिस्क में यहाँ पर भी मटेरियल होगा, तो डिस्क के कारण क्या होगा, डिस्क के कारण होती है 2gm अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज दिस एंगल थीटा, ठीक है। इसी तरह आप स्फीयर के कारण, थिन शेल के कारण निकाल सकते हो। शेल के कारण क्या होगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आर बाहर है तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, और अगर शेल के अंदर है तो फील्ड होती है ज़ीरो। शेल के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। अगर शेल के अंदर कोई बॉडी है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है। इसी तरह आप निकाल सकते हो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण अगर ये है तो अगर बाहर है पॉइंट तो होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर पॉइंट अंदर है, यूनिफॉर्म शेल है, ठीक है, तो फील्ड होगी जी एम आर अपॉन ए क्यूब, राइट। ये फार्मूलेज होते हैं, कुछ आपको याद रखने, इनका भी आप लिस्ट बना लीजिएगा जब आप अपनी फार्मूला लिस्ट बनाओगे, जब आप अपना वो बनाओगे, क्या बोलते हैं, नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने ग्रेविटेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है, लेकिन आज की क्लास में ध्यान देने वाला, आज के वीडियो में ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमने जो पढ़ा है, हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी का, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, और हमने वो बाकी के जितने भी करें वो इन्हीं फार्मूले से इंटीग्रेट कर करके डिराइव करें, राइट। तो वो फॉर्म आपको बेसिक्स आने चाहिए, और बाकी फार्मूलेज तो डिपेंड करता है भाई आपने इंटीग्रेशन कितने अच्छे से प्रैक्टिस करा है मैथ्स में, तब आप डिराइव कर पाओगे। बट फिर भी आई सजेस्ट याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।